हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ बायो क्लासेस। आई एम सोनम पुष्प एंड मैं आपके सामने एक सैम्पल पेपर की सीरीज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जैसा कि हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कई स्कूल्स में जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बॉर्डर लाइन पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें सिलेबस के कंप्लीशन के बाद में सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। तो सैम्पल पेपर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। तो जैसे मॉक टेस्ट हम देते हैं, आप लोग अपनी कोचिंग सेंटर्स वगैरह में देते होंगे, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की। तो उसी तरीके से जो सैम्पल पेपर होता है वो भी हमारे लिए एक तरीके से मॉक टेस्ट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर वन। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों को लगभग 20 to 25 सैम्पल पेपर्स आई एम गोइंग टू सॉल्व ओवर हियर। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, एक्चुअली देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना क्यों जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप सबको सब कुछ आता है ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं, नीट की कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, मेडिकल एग्जाम्स की कोचिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कह हम मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है, और गलत भी नहीं है, उन्हें सब कुछ आता है, बिल्कुल आता है आप लोगों को। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है, रिटन एग्जाम की, तो बच्चे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहां तो बच्चे हो जाते हैं मास्टर, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो यही वाली कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टिक है कि भाई उन्हें नीट एग्जाम देना है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे कोई भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे, भाई उनका टारगेट है, उनको तो कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आंसर राइटिंग की बात आती है, जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो, वहां सब्जेक्टिव आंसर्स में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सैम्पल पेपर आप सॉल्व करें, और जैसे ही आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका जो जो बिगेस्ट, हम बोल सकते हैं कि लूज पॉइंट होता है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और किस तरीके के आपको आंसर एक्चुअली में लिखने हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो बस जस्ट टिक करना होता है, तो बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। अब बात आती है राइटिंग पार्ट की। तो आपको राइटिंग पार्ट कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए these sample papers सीबीएसई के थ्रू दिए गए हैं। तो हम आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग एक्चुअली में टू दी पॉइंट हमें लिखना चाहिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर वन। ठीक है, अपना सैम्पल पेपर वन हम स्टार्ट करेंगे। दिस सैम्पल पेपर इज जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम पेपर। ये आपको बिल्कुल ही वैसा का वैसा ही है जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। और कई बच्चों ने तो ये पैटर्न देख भी रखा होगा, क्योंकि अगर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आए हैं तो कई टीचर्स क्या करते हैं कि सेम इसी पैटर्न पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, उसी पैटर्न में आपको ये क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो अगर मान लो कोई बच्चे हैं, मतलब किसी स्कूल ने, किसी टीचर ने नहीं दिया गलती से, कोई इशू नहीं है। आप एक बार पैटर्न देख लो, आपका जो प्री बोर्ड का पेपर आएगा वो भी बिल्कुल ही बिल्कुल आपका प्री बोर्ड का जो पेपर है वो एज इट इज बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे ही आता है। आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल से मुझे एक बात याद आई कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल, जो अपने 11 प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं 11 प्रैक्टिकल अपने स्पॉटिंग के हैं और 5 अपने मेजर प्रैक्टिकल्स हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगी एक बार, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि भाई उनको कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि अब आपकी बिल्कुल डेट भी आ चुकी है प्रैक्टिकल्स की कि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगी। नो इशू इन दैट। ठीक है, तो अभी तो अपन सैम्पल पेपर की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, नाउ वी विल हैव अ 3 आवर्स ऑफ पेपर, जिसमें से आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 आवर्स आपको राइटिंग का मिलेगा,
15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम होता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसा कोई भी इसमें चूज करने के लिए नहीं आएगा। ऑल टुगेदर 33 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके डिविजन्स होते हैं, 5 डिविजन्स होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 मार्क क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा एंड 4 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 5 डिविजन्स होंगे अपने। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 33 क्वेश्चंस आर हियर एंड वी विल हैव 16 क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, जो कि पार्ट ए में है, सेक्शन ए में है, और उसमें हमें मिलेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात कि सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स है। अब इनके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं, जैसे 5 क्वेश्चंस हैं तो ये 5 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है आपको, जैसे मान लो कि 2 और वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन दोनों में से वो वाली आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, 33 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो चीज है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट सैम्पल पेपर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। नाउ नेक्स्ट सैम्पल पेपर से वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस, क्योंकि देखो दिस इज द फर्स्ट सैम्पल पेपर, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में पैटर्न नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए ये मैंने किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन सी में हमारे पास कितने क्वेश्चन है बच्चों, 7 क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन डी में हमारे पास 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि है 4 मार्क्स, और आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक पूरा केस स्टडी दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन ई है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। उसके बाद में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वेयर एवर रिक्वायर्ड यू मेक द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम, क्योंकि विदाउट नीट एंड लेबल डायग्राम के हम बोल सकते हैं कि साइंस या फिर बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट। एग्जामिनर का माइंड सेट होता है बच्चों, ये आप समझने की कोशिश करो एक बार, कि एग्जामिनर का जो मतलब कहते हैं ना कि जब वो कॉपी चेक करता है तो उसका मतलब अगर खराब मूड भी हो ना, तो बच्चे के अच्छे डायग्राम देख के उसका मूड इतना अच्छा हो जाता है कि उसको लगता है कि यार ये तो चीज मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मैं डायग्राम से खुश हो लूँ। तो वो डायग्राम से खुश होके ही उसका दिमाग इतना अच्छा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, जो बच्चा रिटर्न में अच्छा होगा वो डायग्राम में भी अच्छा होगा, बट आप ये कोशिश करें कि आपको डायग्राम के ऊपर भी फोकस करना है, बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आने हैं। ऐसा नहीं है कि जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां भी बना दिए, बट हाँ, जहां पे रिक्वायरमेंट है आपको सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने हैं। एक और चीज, कोई भी बच्चा कलर नहीं करेगा, साइंस में और बायोलॉजी में डायग्राम्स को कलर नहीं किया जाता है, आप नीट डायग्राम बनाओ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे जैसे ही जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए में हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विद रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1, if most individual in a population are young, why is the population likely to grow in the future rapidly in the future? अब देखो, सबसे पहले जरूरी होता है आपको क्वेश्चन को समझना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपके लिए ऑप्शन को देखने की जरूरत कम पड़ जाती है। हम वो कह सकते हैं कि हम ऑप्शन को ना देखें, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हैं वो यंग एज के हैं। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है फ्यूचर में तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि अभी इस वक्त जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, नेक्स्ट उनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा एंड इन द रिप्रोडक्टिव फेज दे विल ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन है अपना, मैनी इंडिविजुअल विल बिगिन टू रिप्रोड्यूस सून। सेकेंड क्वेश्चन इज डेथ रेट विल बी लो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये आंसर। तो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन कैन बी
इग्नोर्ड, बिल्कुल भी नहीं है, और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों इसका आंसर है नंबर 1, इसका जो आंसर होगा नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है, अब देखो हम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे इसको, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है, तो मैं चाहूंगी कि आपका जो वीडियो है वो इतना लंबा ना जाके वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, सबको पता है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देख लीजिए कि किसके फ्यूजन से बन रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। आप सबको पता है कि ये जो डायग्राम है फीमेल गैमीटोफाइट का डायग्राम बना रही हूं मैं। फीमेल गैमीटोफाइट में आपको 3 सेल्स ऊपर दिखेंगे, 3 सेल्स नीचे दिखेंगे, सबको अच्छे से पता है ये चीज। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप सबको ये सब कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद में ये इन 3 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। आप सबको ये भी पता है, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये जो 3 सेल्स जो लोअर साइड में है, इनमें से जो मिडिल वाला होता है इसको हम बोलते हैं एग, और जो साइड के जो 2 सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं सिनर गेड सेल्स। समझ में आ गया। अब जो मिडिल वाले जो हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। कैसा लग रहा है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हमें पता है जैसे ही हम एग की बात करते हैं, तो एग से अगर एक मेल गैमीट फ्यूज होगा तो ये बना देगा हमें जाइकोट। तो जाहिर सी बात है जाइकोट बनेगा यहां से, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो अभी भी नहीं बन रहा है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अपनी इनकी जो प्लॉइडी होती है, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी होती है 2n, ये n है और ये भी n है। ठीक है, तो यहाँ पे 2n हो गई है। अब उसके बाद में एक और मेल गैमीट आएगा, वो भी n नंबर का होगा, तो इक्वल मिला के हमारे पास क्या बन जाएंगे फ्यूज, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो 3n बन जाएगा। एंड 3n इज नथिंग बट नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमीट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से और 1 मेल गैमीट से बना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प्स इन रिमूविंग ऑयल स्ट्रेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। जाहिर सी बात है कि ऑयल स्ट्रेन, जो क्लॉथ में अगर ऑयल के स्ट्रेन्स लग जाते हैं तो उसमें हम मतलब जब जो भी हम सर्फ डालते हैं या जो भी हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, उस डिटर्जेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा एंजाइम होता है जिसके कारण से कि जो ऑयल के जो स्ट्रेन्स हैं वो हट जाते हैं। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है इन चारों में से, जल्दी से मुझे बताएं, मैसेज में कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि एक कैंडिडा और एस्पेरिजिलस निगर, ये 2 फंगस ऐसे हैं जिनके एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो वॉल होती है उनके उनमें लाइपेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर सी बात है, तो ये जो लाइपेज इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। वेरी सिंपल, इसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला कि HIV। ठीक है, HIV एक वायरस है जिससे एड्स जो डिसीज है वो होती है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अब किस कारण से एड्स होता है, मतलब ये जो HIV वायरस है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फर्स्ट अपना दिया हुआ है ऑप्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। देखो इसमें क्या होता है, कंटेमिनेटेड ब्लड मतलब ऑलरेडी किसी पर्सन को अगर एड्स है, ऑलरेडी किसी पर्सन को अगर एड्स है तो सेम ब्लड जो है अगर किसी और पर्सन के पास चला गया है उसका, तो उसको भी
एड्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी वायरस है। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, मान लो किसी को एड्स हो रहा है, उसको इंजेक्शन लगा दिया है और सेम उसी से ही किसी और को इंजेक्शन लगा दिया, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नाउ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी एसेंशियली इफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और किसके थ्रू होता है? देखो सबसे अच्छा, मतलब एक बात बताओ, जब भी आपने वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है, ये स्टेट करता है कि कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी अनटिल अनलेस उसमें कोई चेंजेस ना आ जाए। जो कुछ ऐसे हमारे 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर इन 5 फैक्टर्स में से कुछ भी चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो जो हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, वो जो मतलब हम कहते हैं कि स्टेबल रहने की जगह वो उसका हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो यही चीज इसमें है। अब इसमें 5 फैक्टर्स हैं, अब 5 में से 4 तो फैक्टर यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े हैं तो 4 फैक्टर दिए हुए हैं, 1 फैक्टर मिसिंग है, तो इसमें से आप बता दो चारों में से कौन सा एक फैक्टर जो मिसिंग है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, डी वाला जो आंसर है नेचुरल सिलेक्शन का, ये ही मिसिंग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, plasmid used to construct the first recombinant DNA was isolated from which bacterium species? Very very confusing question। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जहां पे भी आपने प्लाज्मिड देखा, जहां पे भी आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और बायोटेक्नोलॉजी में अगर किसी भी बैक्टीरिया का नाम आ रहा है, बार बार वो आ रहा है, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके लिए पता है सबसे कंफ्यूजिंग क्या होती है कि बच्चे बिना समझे ही क्वेश्चन को, एस्चेरिया कोलाई को टिक करके आ जाएंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है प्लाज्मिड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम, मतलब कि कौन से बैक्टीरियम से जो फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, वो कौन सा बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो यूज की गई थी। समझ में आया? तो अब इसमें आपका ये है कि 1972 में 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्टैनले एंड बोयर। उन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था बाय टेकिंग द बैक्टीरिया सैल्मोनी टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इसका डीएनए निकाला, उसको कट किया और उसको अटैच कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड से। समझ में आ गया? ई कोलाई के डीएनए से। समझ में आया? तो द आंसर वुड बी दिस। क्लियर बच्चों? नाउ we'll go to the question number 7th. We'll go to the question number 7th. What happened? Okay. Microbes are used in, very simple question, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। इस क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते हैं अपन। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बताओ माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं इसमें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो जो माइक्रोब्स हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल यूज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो डेबरीज होती हैं वो फिजिकली रिमूव की जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो डेबरीज होते हैं, बड़े बड़े जो कचरे के जो टुकड़े होते हैं, उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में जब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है माइक्रोब्स का इस्तेमाल होना ही होना है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, भाई होना ही होना है, क्योंकि स्लज को डाइजेस्ट कौन करेगा? वो भी माइक्रोब्स करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यहाँ भी होना ही होना है, ठीक है। यहाँ मिथेनोजेंस यूज होते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आंसर आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वही आपका करेक्ट आंसर है, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इन इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आप लोगों ने चारगाफ्स रूल नहीं पढ़ा है तो। नाउ व्हाट डज द चारगाफ्स रूल सेज? टेल मी। एक चारगाफ्स रूल है। चारगाफ्स रूल्स में क्या होता है? एक होता है a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। दैट मीन्स
ये दोनों इक्वल होने चाहिए इसके बिल्कुल, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस जी टी प्लस सी, दिस इज व्हाट इज द चारगाव्स रूल, इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम सबको अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू चारगाव्स रूल a इज इक्वल टू टी, समझ में आया, g इज इक्वल टू c। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत आसानी से कि जो साइटोसिन है ये हमें दे रखा है 20%। तो साइटोसिन अगर 20% है यहाँ पे, तो ग्यूनाइन भी क्या होगा, 20% होगा, क्योंकि वो इक्वल है। यस और नो, यस और नो। तो साइटोसिन और ग्यूनाइन अगर ये 20% होते हैं, तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गए, 40%। यस और नो, 40% हो गए। अब 40% में से बचा कौन, ये बचा ए और ए एंड टी बचा। अब ए एंड टी जब बचा तो जाहिर सी बात है 100% में से अगर 40% ये ही है तो यहां तो होना चाहिए 60%। यस, तो सिंपल है, अगर 60% है और दोनों ही इक्वल होते हैं तो ए भी अपना 30% होगा और अपना जो टी होगा वो भी 30% होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडिनाइन इन इट, तो एडिनाइन अपना क्या है 30%, तो यहाँ पे 30% अगर ऑप्शन में दिया है तो द आंसर इज सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन चिल्ड्रन, जस्ट टेल मी। ओके क्लियर, वी आर नॉट लाइव तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है अपना, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजेस इन सर्टेन बेसिक प्रोसेसेस, ऑन दिस बेसिस फिल अप द बॉक्स ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट विद करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, समझो, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो इसको समझने की कोशिश करो। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की एक डेंसिटी है, ठीक है, इसमें एक हैबिटेट है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, उसके बाद में ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी किसी मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो प्लस का मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपसे देखा जाए तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ जाओ। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ, तो जब किसी का बर्थ होता है तो क्या होता है, एडिशन होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। जब मोर्टेलिटी होता है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, तो जब डेथ की बात आती है तो ये होता है माइनस। उसी तरीके से जब इमिग्रेशन आता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है प्लस। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई पॉपुलेशन एक जगह से आ रही है दूसरी जगह पे, समझ में आ गया। और तो एडिशन हुआ, वहीं पे ही जब हम बात कर रहे हैं एमिग्रेशन की, तो एमिग्रेशन मतलब एक प्लेस से वो जो उसकी जो स्पीशीज है वो दूसरी जगह जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो अब आपसे यही तो पूछा है इसमें कि भाई अगर ए वाला जो है और बी वाला है अगर माइनस होके इधर जा रहा है और ये प्लस होके इधर जा रहा है तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। ए में अपने पास अगर दिखे तो इसमें एक तो होगी बर्थ, मतलब अपनी हम बोल सकते हैं नेटेलिटी, ठीक है, और यहाँ पे बी में होना चाहिए हमारे पास में, या तो हमारे पास में बी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे मोर्टेलिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर एक तो ए बनता है देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, यहाँ पे हमारी ए में इमिग्रेशन है, तो इमिग्रेशन का मतलब भी प्लस होता है और एमिग्रेशन का मतलब माइनस होता है, यहाँ बी दिया हुआ है तो ये भी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ का क्या मतलब है, ए मतलब नेटेलिटी और बी मतलब एमिग्रेशन, तो एमिग्रेशन मतलब तो प्लस होता है ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं इसका आंसर। और हम लोगों को पता है कि ए और बी इसका आंसर है, और ऑप्शन में दिया हुआ है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। अब 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब जो क्वेश्चन है ना ये बच्चों
थोड़े से आपको समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इन क्वेश्चंस में कि होता क्या है। देखो क्या पूछा है, द गिवन प्यूनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब यहाँ पे आपको टू कैरेक्टर्स लिए गए हैं, क्रॉस वेयर येलो इज वाई एंड राउंड आर कैपिटल आर, ठीक है। ये डोमिनेंट है क्योंकि ये कैपिटल में है। कंडीशन डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ये आपका येलो और व्हाइट हो गया, रिंकल्ड उसके हो गया, तो ये अपना रेसेसिव कंडीशन हो गई अपनी, ये भी रेसेसिव है, ये भी रेसेसिव है, और ये डोमिनेंट कंडीशन है, ये भी अपनी डोमिनेंट कंडीशन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a plant of H will produce seed with the genotype identical to seed produced by the plant of कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखो H, आप पहली बात तो देखो ये पूछ रहा है कि H वाला जो प्लांट है, अब H वाला प्लांट देखो यहाँ पे आपको वो बनाया हुआ, यहाँ पे आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाया हुआ है जिसमें आपको ये येलो और राउंड है, मतलब टिपिकली डोमिनेंट केस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक येलो है, ये येलो है, और एक इसमें क्या हो गया, ये रिंकल्ड आ गया, तो ये रिसेसिव हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अभी माना तो क्या जाएगा, बताओ माना क्या जाएगा, येलो ही कलर आएगा इसमें, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या है कि H, अब H कहाँ पे हमें मिल रहा है, H हमें दिख रहा है यहाँ, तो H का जो क्रॉस है वो क्या क्रॉस है, H का जो एक्चुअली में क्रॉस आएगा वो क्या आएगा, Y और Y, R और R। तो एक्चुअली में ये वाला जो क्रॉस है वो और किसका दिख रहा है इन चारों में से, सेम, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, तो हम बारी बारी से करेंगे। M कहां पे दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ, M यहां पे दिख रहा है, तो इसका M को भी क्रॉस लगा लो एक बार जल्दी से, Y ये वाला, फिर स्मॉल r एंड स्मॉल r, तो ये तो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। फिर जब हम आते हैं J, वेयर इज J इज हियर, तो इसमें कैपिटल Y एंड अगेन कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल r, तो ये भी नहीं होने वाला क्योंकि ये इससे मैच नहीं कर रहा बिल्कुल। उसके बाद जब हम बात करते हैं P की, वेयर इज P हियर, ये रहा P, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, Y, अब देखो इसमें तो ऑटोमेटिकली 2 Y आ गए, तो यहाँ तो होना ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अब N पे आते हैं अपन, वेयर इज N, ये रहा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये इसका मैच होना है उधर, तो ये रहा कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल r, तो ये टिपिकली इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, टाइप N, सिंपल है, ठीक है। चलो चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बड़ा ही सिंपल सा है, ये तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको सबको अच्छे से पता है कि अगर हम बात करते हैं चिल्ड इथेनॉल की, चलो चाहे तो आप इसको ले लो या इससे ले लो, दोनों से ले लो, तो आई विल स्टार्ट विद चिल्ड इथेनॉल। मेरी आदत है हमेशा इस साइड से देखने की, आंसर को क्वेश्चन से मैच करने की, ठीक है बच्चों, मेरा पेन गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेरी आदत है, आप लोग उधर से भी कर सकते हो, बट आंसर क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल हम कहाँ यूज करते हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं, डीएनए को अलग करते हैं बाय रिमूविंग द चिल्ड इथेनॉल, तो यहां हो गया इसका आंसर बी, तो बी का हो गया 1, ठीक है। अब यहां देख लो बी का 1 किस में है, तो ये दोनों में तो है ही नहीं, तो टिपिकली रॉन्ग हो गया क्योंकि बी का 3 और 2 है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। डीएनए स्टेनिंग, अब डीएनए की स्टेनिंग हम किससे करते हैं, हम सबको पता है, ये हमने किस में पढ़ा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें इथिडियम ब्रोमाइड, इसका होगा डी। अब आप देख लो सेकंड का डी कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तो 4 आ रहा है, तो आंसर है ही नहीं। तो भाई जिसको एक्चुअली में आंसर पता है ना, वो उसको सारे ऑप्शन में मैच करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से एलिमिनेट आउट कर देगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। 11 का आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए। सो डन, नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. The given table shows difference between
स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है तो आप इजीली इसका आंसर लगा लोगे। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये जा रहा है, द गिवन टेबल शोज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो इनकरेक्ट और करेक्ट वाला पार्ट है ना, ये मिस आउट नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट का नहीं पढ़ेंगे, वो करेक्ट पढ़ के आ जाएंगे और जो करेक्ट पार्ट है उसको टिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट वाला पार्ट। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाला क्या पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोन फ्रॉम द स्पर्मेटिड, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तो होना ही नहीं है क्योंकि वहां तो इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सेकेंड वाला बी वाले में पूछा है, इट चेंजेस अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल। इट involves conversion of diploid structure into haploid structure, sperm no, growth and division occurs, ये तो बिल्कुल होता है, ये भी। अब इधर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म, बिल्कुल राइट। तो आपका आंसर जो होना है इसका, ये होना है आपका आंसर ये वाला, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, किसमें आते हैं अपन, असर्शन और रीजन में। तो असर्शन और रीजन की सबसे खासियत ये है कि ये इतना कंफ्यूज करते हैं ये वाले क्वेश्चन कि जिसको आता भी होगा ना वो भी कंफ्यूज होके गलत करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें आंसर किस तरीके से लगाने होते हैं, असर्शन और रीजन में क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें करने का ये होता है कि जब भी आप असर्शन और रीजन क्वेश्चन करें तो आपको क्या करना है कि आपका जो रीजन वाला पार्ट है ना, डोंट रीड दैट पार्ट, उस पार्ट को आपको पढ़ना ही नहीं है, आप सिर्फ असर्शन पढ़ो। असर्शन आपका क्लियर है और अगर आपको आंसर, जैसे आपने असर्शन पढ़ा, असर्शन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा बिकॉज करके। और अगर आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है रीजन में, आप पहले आंसर अपने मन में लगाएं, उसके बाद में रीजन का आंसर आप बाद में पढ़ें। और अगर वो दोनों ही आंसर, आपके जो मन वाला आंसर है और रीजन वाला आंसर है, दोनों ही अगर मैच कर रहे हैं तो फिर आपका असर्शन रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जैसे कि हम अब पढ़ते हैं, एलिमिनेशन of completely inferior species in a closely related or otherwise similar group is known as competitive exclusion principle. Now ये जो है ये हो गया अपना assertion, ठीक है। इस assertion में ये पूछा गया है, assertion में ये बोल रहा है कि जो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये किसने दिया है, ये गॉस कंपटीशन का है, जो गॉस जो थे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक जगह पे पॉपुलेशन है और वहां कंपटीशन चल रहा है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, तो जो स्पीशीज फाइट नहीं कर पा रही है, हम कह सकते हैं जो इंफीरियर स्पीशीज है, जो इंफीरियर जो स्पीशीज और एक होती है सुपीरियर, मतलब जो जीत रही है, जो अच्छे से कंपटीशन करके अपने आप को सर्वाइव कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है, तो वो सुपीरियर हो जाएगी। इंफीरियर कौन सी होगी, जो क्या बोलते हैं मतलब ये सब चीजें नहीं कर पा रही है, वो लूज कर रही है अपने आप को, मतलब अपने आप को वो वहां पे खड़ा ही नहीं कर पा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टैंड ही नहीं कर पा रही है वो वहां पे, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट आउट हो जाती है, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रीजन, वो अपने आप हो जाती है एलिमिनेट। समझ में आ गया, ये इसका आंसर होना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। और अब रीजन में क्या है, if two species compete for the same resource they could avoid competition by choosing different times। ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान है क्या वो इंसान थोड़ी है वो कि भाई नहीं अब मेरा टाइम खत्म अब तू जाके खा ले, ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो तो जानवर है। अब जानवर तो कभी भी भाई उनके लिए तो एकदम ऐसे बोल दो कि ना तू मेरा ना मैं तेरा, वो वाला सिस्टम चलता है। तो आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्चुअली में दोनों ही सही है, कर सकते हैं ये, बट ये एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो,
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो नहीं है क्योंकि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो कर सकते हैं ऐसा अलग अलग टाइम पे वो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सोच कर नहीं करते हैं ये चीजें, समझ में आया? तो इसका आंसर होगा दोनों ही राइट है बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगेन, माउस is the most preferred mammal for studies on gene transfer। हम सबको पता है कि जीन्स ट्रांसफर की जो स्टडी हो रही है, या हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर कोई एनिमल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हो रहा है माउस का। क्यों? इसका रीजन ये होता है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हम बोल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी एक साथ में आ जाती है, ठीक है, उसका जो लाइफ टाइम होता है, हम बोलते हैं लाइफ पीरियड होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका रीजन। माउस पॉजेस फीचर्स लाइक ostrich cycle and gestation period, relatively shorter generation time, production of several offspring per pregnancy, ये सारे ही आंसर होते हैं, बिल्कुल सही है ये, इसीलिए की जाती है इसकी क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग वो कर देते हैं, इनका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत ही छोटा होता है, तो बार बार इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए वाला आंसर, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, फटाफट से बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो द डायग्राम। देखो ये बेटा, ये क्वेश्चंस आपको ना बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता एक एक लाइन को पढ़ के समझने की जरूरत है, तब आप समझें इस क्वेश्चन को, ठीक है। Given below in is a diagram of a normal 28-day menstrual cycle in a human female. It depicts phase 1, 2 and 3। देख लो, ये डायग्राम है, इस पे एक फेज ये है, दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है। फर्स्ट फेज आ रहा है फर्स्ट 6 डेज का, सेकेंड फेज आ रहा है 7 to 14 डेज का, उसके बाद जो थर्ड फेज आ रहा है वो अगेन 18 से 28 डेज का। समझ में आ गया? सॉरी 15 से 28 डेज का, ठीक है। अब स्टडी दिस डायग्राम एंड कमेंट अपॉन द appropriateness of the assertion and reason। ठीक है, assertion अब पढ़ते हैं फटाफट से। The hormone secreted in large amount in the phase 3 is also responsible for the maintenance of pregnancy in human female। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर, तो ये तो बिल्कुल सही है, assertion तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऐसा होता है, ठीक है। अब रीजन में क्या होता है, देखो अब देखो, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। हम सबको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। इन फेज 1 फेज 1 में करता है क्या? ओव्यूलेशन में करता है ना, ये तो ओव्यूलेशन के बाद वाले पीरियड में, हाँ। However, it degenerate completely in phase 3। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया बेटा, है ना, तो सी वाला, सी पार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसका A is true but R is false, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन का मतलब है आपका एमिग्रेशन इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन। एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? आउटवर्ड मूवमेंट। यहां एक पॉपुलेशन है, यहां एक पॉपुलेशन है, ये दिल्ली वाली पॉपुलेशन है, ये चंडीगढ़ वाली पॉपुलेशन है, ठीक है। यहां से दिल्ली वाले लोग कहां जा रहे हैं? चंडीगढ़ जा रहे हैं, समझ में आ गया? लोकल पॉपुलेशन से, ठीक है। ये था इसका असर्शन। अब ये क्यों जाते हैं, जाते क्यों है ये जाहिर सी बात है, इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपका क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी और कैलामिटीज होती है, मतलब किसी चीज की भाई रिसोर्सेज की कमी आ रही है उनको बेचारों को, इसीलिए वो जा रहे हैं।
कहीं किसी का क्लाइमेट से सूटेबल नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हालांकि चंडीगढ़ में भी पड़ती है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों को क्लाइमेट, किसी को दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं पसंद है, सिंपल सी बात है ना। और किसी को चंडीगढ़ बड़ा ही अच्छा सिटी है, ठीक है, तो वहां कम पॉल्यूशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इसलिए यहाँ से अपने आप को एमिग्रेट कर रहे हैं, यही रीजन है इसका। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर, इट्स ए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन बी। व्हाट इज द रोल ऑफ, अब मेन चीज आई है ना, वो अब आई है, आपको आंसर्स किस तरीके से एक्चुअली में राइटिंग करने हैं, हाउ यू हैव टू डू दी आंसर राइटिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये चीज। अब मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, आंसर की बना ली है इसकी, सबसे सिंपल चीज, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मैं आंसर की में हम देखते हैं ना, तो आंसर की में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं। ये तो हो गया 17th का आंसर। अब मैं वापस से अपनी पीपीटी पे जाऊंगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये आप लोगों ने टिक कर लिया है। तो अब हम करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर, जो कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको ना थोड़ा सा एक ही स्क्रीन पे ले लेते हैं अपन, मैं अब वन वन स्क्रीन पे ही लूंगी ये चीज आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 26, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ द ड्रग कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द अब्यूजर। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मैक होता क्या है। तो स्मैक एक्चुअली एक तरीके का ड्रग है, जिसे हम हीरोइन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्मैक है, ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं, इसका सोर्स क्या है। तो एक्चुअली एक पॉपी नाम का प्लांट होता है, पेपेवर सोमनीफेरम नाम का, ठीक है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, वो एक प्लांट है, वहां से हम इसको डिराइव करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर कोई इंसान इसे अब्यूज करता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका। तो इसका मेनली इफेक्ट हम देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होने के कारण हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान का जो भी इसको अब्यूज कर रहा है, जो भी ड्रग हम बोल सकते हैं कि ये वाला ड्रग ले रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि ये उसका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन से मतलब क्या होता है, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा उसका, ओरिएंटेशन नहीं रहेगा उसका, मतलब वो सोच कुछ और रहा है, वो कर कुछ और रहा है, वो करना कुछ और चाहता है, लेकिन वो कर वो नहीं पा रहा है, तो कहीं पे भी उसका कंसंट्रेशन ढंग से नहीं लगेगा। दूसरी चीज, वो इंसान हेल्यूसिनेशंस में रहेगा, ठीक है। हेल्यूसिनेशन में रहने के कारण उस वो हर वो चीज इमेजिन करेगा जो एक्चुअली में है ही नहीं उसके अराउंड। तो ये सब चीजें इसकी हम बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट होगा। नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमरल, ह्यूमरल इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, ह्यूमरल इज रिलेटेड टू द ब्लड। सो द इम्यूनिटी विच इज गिवन बाय द ब्लड, हम कह सकते हैं, वैसे तो इम्यूनिटी कौन देता है, हम बोलते हैं एंटीबॉडीज देती हैं। तो कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी मतलब जो एंटीबॉडीज हैं वो कौन रिलीज कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा टी सेल और बी सेल के बारे में, जब हम बात करते हैं टी सेल और बी सेल, तो टी सेल का तो काम होता है इसको बी सेल को इंडिकेट करना कि भाई अब कोई जर्म्स आया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, अब आप एंटीबॉडीज क्रिएट करें, ठीक है। तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, समझ में आ गया, एंटीबॉडीज बनाएगी। अब लेकिन ये जो बी सेल है वो एक्चुअली में आया कहां से है, ये बी सेल आया है अपने बोन मैरो में से।
समझ में आ गया। बोन मैरो नाम की चीज सुनी होगी आप लोगों ने, तो ये बोन मैरो से आया। अब बोन मैरो से एक्चुअली में बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी भी आते हैं, आरबीसी भी आते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, जो बी सेल है वो किससे बनता है, बोन मैरो से बनता है, प्रोड्यूस होता है, और फिर बी सेल से एंटीबॉडीज बनती है। अब यही एंटीबॉडीज बॉडी के फ्लूइड में पूरी तरीके से रहती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलोस्ट्रम, व्हाई आर ब्रेस्ट फेड बेबीज लाइकली टू बी हेल्दी। हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम इज नथिंग बट मदर्स फर्स्ट मिल्क। जब कभी भी एक बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले वो बेबी अपनी मदर का मिल्क लेता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, उस मिल्क के अंदर जो फर्स्ट टाइम वो मिल्क लिया जाएगा उसके अंदर लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज रहेगी, और कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, IgA, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी होती है उस बेबी के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि द बेबी इज, हम बोल सकते हैं वो इतना प्योर है और इतना ज्यादा नाजुक है कि वो इस वर्ल्ड में आया है, और इस वर्ल्ड में आने के बाद में उसके चारों तरफ इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हार्म करने की ताक में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो बेबी फर्स्ट टाइम मदर मिल्क ले लेता है तो उसके अंदर एकदम से वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे को मदर मिल्क लेना होता है, दैट प्रोवाइड्स दी एक्चुअली पैसिव इम्यूनिटी टू दी बेबी, ठीक है। दूसरी चीज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया, टाइफॉइड, pneumonia and amoebiasis are some of the human infectious diseases. Which one of these are transmitted through mechanical carrier? Now इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मैकेनिकल कैरियर वाला वर्ड है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैकेनिकल कैरियर एक्चुअली में है क्या, मैकेनिकल कैरियर है, हम बोल सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल कैरियर होता है कि किसी चीज को कैरी करना मैकेनिकली, मतलब कि कोई जर्म्स एज इट इज उठ के आ गया हो, समझ में आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई का काम होता है कि वो इधर उधर कहीं ना कहीं, कभी इस गंदी जगह पे बैठी, कभी उस जगह पे बैठी, कभी इस जगह पे बैठी, ठीक है। तो हाउस फ्लाई क्या करती है, अब उसके बाद में उसकी एक और आदत होती है कि वो एक तो पहले मतलब गंदी जगह पे बैठती है, डर्टी प्लेसेस पे बैठेगी, और उसके बाद में वो अच्छा जो खाना होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, स्ट्रीट फूड्स है, अगर वो ओपन एरिया में है। दूसरी चीज, अगर घर पे भी अगर आपका कोई फूड है, अगर वो बाय मिस्टेकन कवर नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि जो हाउस फ्लाई आएगी उसके बॉडी के किसी भी पार्ट पे, चाहे वो लेग हो या उसका बॉडी सरफेस हो या उसका वो माउथ हो, कहीं पे भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो जर्म्स है, वो स्टिक हो जाएंगे, स्टिक होके, और फिर जब वो किसी भी फूड पार्टिकल पे बैठेगी तो वो जो जर्म्स है उस पे जाएंगे, एंड दैट फूड पार्टिकल विल बी ईटन बाय यू और एनी अदर पर्सन। तो उस बच्चे को या उस पर्सन को क्या हो जाएगा, अपना टाइफॉइड या अमीबायसिस। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकेनिकल कैरियर क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है, समझ में आ गया, मलेरिया एक वेक्टर रिलेटेड डिसीज है। जब हम बात करते हैं निमोनिया, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, ठीक है, आया समझ में। अब इसके आपको लिखना आंसर किस तरीके से है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ, ठीक है। यू कैन इजीली टेक द स्क्रीनशॉट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टू द पॉइंट आंसर्स आर गिवन, प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ the next question is, write the palindromic nucleotide for the following DNA segment। अब यहाँ पे जो इसका ये थोड़ा सा बच्चों मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, ठीक है। तो ये है 5 प्राइम, इस ये जो मैं सीक्वेंस बना रही हूँ इसका आपको पैलिंड्रोमिक लिखना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जो वर्ड है
पैलिंड्रोमिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम सीधा उस चीज को पढ़ रहे हैं नॉर्मली, और अगर हम उल्टा भी उस चीज को पढ़ेंगे तो भी उसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल, अगर ये आपका जो आंसर है वो इस तरीके से बनेगा, जैसे जी की पेयरिंग क्या होगी? सी होगी। ए की पेयरिंग होगी टी, अगेन ए की पेयरिंग होगी टी, अब टी की पेयरिंग होगी ए, फिर ए और इसकी होगी जी। तो अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ूं या मैं इसको इस साइड से पढ़ूं, दोनों ही सेम है, यस और नो? दोनों ही सेम है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो हो गया आपका सीक्वेंसिंग का आंसर, बट बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यही चीज लिखकर आएंगे और उनके मार्क्स हो जाएंगे कट। आपको ये जो स्ट्रैंड है प्राइम का, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस वाले स्ट्रैंड पे 3 प्राइम बनेगा और इधर बनेगा 5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। अब जब उसकी बात होती है, नेम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइजेस दिस सीक्वेंस, उस एंडोन्यूक्लियस का नाम बताओ रेस्ट्रिक्शन का, जो कि इसको फाइंड आउट करेगी कि ये वाली चीज पूरे डीएनए में कहां पे प्रेजेंट है और वो उसको कट कर देगी। तो उसका नाम है एस्चेरिया कोलाई। वो मैं अभी आपको आंसर में दिखा दूंगी कि किस तरीके से लिखा हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है, इसका छोटा सा आंसर, इसका छोटा सा आंसर। अब जब हम बात करेंगे अपनी हाउ आर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस्ड, अब स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेंशन देयर रोल, ये भी हम फटाफट से देखेंगे। आप देखो ये वाला आंसर है आपका फर्स्ट का ए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से दिखता है, आपको इस तरीके से लिखना है इसका करेक्ट आंसर। एस्चेरिया कोलाई, इसका मतलब ई कोलाई जो है उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये मैंने आपको बता ही चुका है। अब जब हम सी की बात करते हैं तो एक्चुअली में हमारे पास जो क्या बोलते हैं स्टिकी एंड्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर बनते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए साइट्स बिटवीन द सेल, अब देखो इसमें क्या दिया, चलो इधर लिखा हुआ है तो मैं इधर आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है, फ्रॉम द मिडिल जरा सा थोड़ा सा अवे उससे वो इस तरीके से कट कर देगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनको अलग करने का, और ये पार्ट जो है ये हैंगिंग जैसा लगेगा, जैसे कोई ओवर हैंगिंग आपकी हो रखी है। ओवर हैंगिंग मतलब कुछ लटका लटका सा लग रहा है, तो दैट इज व्हाट इज दी स्टिकी एंड। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसका sticky end हो जाएगा। This forms overhanging stretches called the sticky end on the each strand. They are called the sticky as they form the hydrogen bonds. क्यों कहला रहे हैं ये? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग है बीच में विद अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये इनकी पेयरिंग है तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रही है, ठीक है। अब वापस से अगर किसी चीज को इसमें अटैच होना है, वापस से कोई और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा, तो वो कौन से एंजाइम की हेल्प से होगा, वो है अपना डीएनए लाइगेज। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, इट इज अप टू यू, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मेन चीज आपको यहां तक लिख देनी है। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th, दैट इज द क्वेश्चन इज सेइंग a particular species of wild cat is endangered. In order to save them from extinction, which is the desirable in situ and ex situ condition? अब सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन आता है, देखो एक चीज आपको याद रखना है कि आप अभी 11th क्लास का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, और ये जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, आपका बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, इन चैप्टर्स ये जो चैप्टर्स है बहुत ही इजी चैप्टर है, बट इनसे जो क्वेश्चन आएंगे ना कभी भी आपसे टू दी पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे, जरा सा घुमा के पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी बेसिक नॉलेज भी एड ऑन होती है। समझ में आया? तो अब इसमें क्या पूछा है कि एक वाइल्ड कैट है जो कि कौन सी स्पीशीज हो रही है, अपनी एंडेंजर्ड स्पीशीज में हो रही है। अब उसको वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो एक्सटिंक्ट होने वाली है तो उसे बचाने के लिए हमें कौन सा कंजर्वेशन करना है, इनसिटू कंजर्वेशन करना पड़ेगा या एक्सिटू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दोनों का ही मतलब जानना जरूरी है कि इनसिटू क्या होता है और एक्सिटू क्या होता है। अब देखो इनसिटू में क्या होता है कि एक नेचुरल हैबिटेट है, उस नेचुरल हैबिटेट में कुछ ऑर्गेनिजम्स या कोई भी स्पीशीज रह रही है, ठीक है, कोई स्पीशीज रह रही है। अब उस स्पीशीज को बचाना है,
तो हम कैसे बचाएंगे कि उसको पूरी प्रोटेक्शन दे देंगे, वहां पे कोई प्रेडेटर आए तो उसे हम प्रे नहीं करने देंगे, प्रेडेटर से हम बचा लेंगे उसको। ठीक है, दूसरा अगर उसकी हम बोल सकते हैं कि उसके क्या खाने पीने की कोई चीज है, रिसोर्सेज की कोई कमी हो रही है, तो वो सब चीजें दे दी। ये तो होता है इन में। बट एक्सी में क्या होता है कि ये एंडेंजर्ड है, मतलब हमें पता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। समझ में आ गया? तो उससे क्या करेंगे कि उसको हम उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटा लेंगे और उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे जो कि ये ह्यूमंस के सुपरविजन में होगी। उसको वो सारी रिसोर्सेज दिए जाएंगे जो एक्चुअली में नेचुरल हैबिटेट में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाएंगे? सो दैट वी कैन डू दी कैप्टिव ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग? कैप्टिव ब्रीडिंग इज इंटेंशनल ब्रीडिंग ऑफ एनी स्पीशीज, जिससे कि उसकी न्यू ऑफस्प्रिंग्स आए और उन न्यू ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या करेंगे कि सेम नेचुरल हैबिटेट में जाके छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि वो नेचुरल हैबिटेट में अपना ग्रो करेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा कि वो वापस से एंडेंजर्ड से उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इज द इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब आप एक बार देख लो, अब यहां पे आपसे पूछा गया है कौन सी कंडीशन लेंगे, तो हम लेंगे अपनी कौन सी कंडीशन? एक्सी2 कंडीशन। हम लेंगे अपनी एक्सी2 कंडीशन। इस एक्सी2 कंडीशन में अब उसके बाद में आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है कि इन दोनों के क्या डिफरेंसेस हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट एकदम से, ठीक है। आई थिंक ये सबका हो गया है। उसके बाद में हम आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको? देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये एक प्यूनट स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, इस प्यूनट स्क्वायर में आपके लिए एक चीज दी गई है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्रॉसिंग को लेकर। यहाँ क्रॉसिंग नहीं बनाई गई है। देखो अभी 1 मिनट रुको, ये मैंने ही किया है, जस्ट वेट। नो, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। देखो इसमें क्या करना है, ये प्यूनट स्क्वायर है, ये प्यूनट स्क्वायर है। मैं भी यहाँ पे एक प्यूनट स्क्वायर बना देती हूँ फटाफट से। ठीक है, इस प्यूनट स्क्वायर में क्या करना है, इधर है कैपिटल टी, इधर है स्मॉल टी, इधर है टी, इधर है सॉरी ये है कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, छोटा छोटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरे कलर से, येलो से। इधर मैं लिख देती हूँ ए, इधर बी, इधर सी और इधर उल्टा लिख दिया, इधर डी, इधर सी। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, हमें करनी है क्रॉसिंग। अब मैं इस चीज के लिए आपको बार बार नहीं बताऊंगी, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, क्रॉसिंग तो आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई इसकी क्रॉसिंग, इसका इससे क्रॉस हुआ, इसका इससे क्रॉस हुआ, इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ये इसके क्रॉसेस बने। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द जीनोटाइप ऑफ ए बी सी एंड डी। तो अब सिंपल सी बात है, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप वही तो होता है जो एक्चुअली में हमें क्रॉसिंग के दौरान जो एलील्स क्रॉस हो रहे हैं, जो जीन्स हमें दिख रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है वो हमें दिख रहा है। तो आ गया ना अपना आंसर। तो ए का आंसर हो गया ये वाला, बी का आंसर हो गया ये वाला, सी का आंसर हो गया ये वाला और डी का आंसर हो गया ये वाला। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द फिनोटाइप ऑफ एबीसीडी। हमें पता है ए ये है। अब एक बात बताओ, आप लोगों को मेंडल्स ने मेंडल वाला जो लॉ है वो आपने पढ़ा है। ठीक है, अब मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर ये वाली हमने मतलब एलील्स लिए हैं, तो इस वाले में अगर एक कैपिटल आ जाता है तो ये वाला जो रहेगा डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट और रिसेसिव में से रहा तो हमें एक्सप्रेसिव कौन सा होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये टॉल कहलाएगा। सही बात है, सबको पता है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला अपना हो गया टॉल
अब जाहिर सी बात है, जब ये वाला टॉल है तो ये तो दो डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल ही होना है। ये वाला कैसा होना है? डॉर्फ होना है। ये वाला कैसा होना है? टॉल होना है। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया अपना बी का आंसर भी हो गया, अपना ए का आंसर भी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज नथिंग बट व्हेन वी सी एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन देयर अपीयरेंस, अगर हम अपीयरेंस में कोई चीज देख रहे हैं तो वो उसका फिनोटाइपिक रेशियो है। जैसे अगर हमें कोई चीज दिख रही है कि वो टॉल है, अगर हमें कोई चीज दिख रही है कि वो डॉर्फ है, तो वो उसका फिनोटाइपिक रेशियो है। तो अब हमें फिनोटाइपिक रेशियो में हमें कितने टॉल दिख रहे हैं यहाँ पे? 1, 2 एंड 3। तो 3 और डॉर्फ कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो ये हो गया अपना कौन सा रेशियो हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो हो गया अपना। क्लियर है ये सबको? ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जीनो। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है? जो जीन्स में कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, कितने डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, कितने उसमें रिसेसिव कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। अब इसमें देखो आप कैसे करोगे इसको। इसमें क्या करना है आपको? अगर हम इसको देखते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हमें कितना दिख रहा है? 1 दिख गया। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी 1 दिख गया। फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल, सॉरी, ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हमें 1 दिख गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हमारे पास दो हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और ये 1। तो मैंने एक चीज और याद रखो बच्चों, कि आपको जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा डोमिनेंट क्या हो गया? दिस 1:2, ये वाले हो गए अपने 2 और ये वाला हो गया अपना 1। तो ये रेशियो जो हो गया इसका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है ये वाला? ठीक है, मेरे ख्याल से ये सबको आ गया, आ जाना चाहिए। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूं कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में। समझ में सबको आ गया है मेरे ख्याल से? ठीक है, हाँ, चलो। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, ओपन हो गया, जस्ट हो गया बेटा। अभी आप एक बार देख लें कि इसकी आंसर राइटिंग किस तरीके से होती है। ये रहा। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार। एक मिनट, 30 क्वेश्चन आ गया। ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये तो क्वेश्चन है बेटा, ये रहा आंसर। दिस इज द वे यू कैन राइट डाउन दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका नेक्स्ट जो और वाला है, इन दोनों में से आपको या तो ये वाला करना है या ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द कंक्लूजन मेंडल अराइव्ड एट ऑन डोमिनेंस ऑफ ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस दैट ही कैरिड आउट इन अ पी प्लांट। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है कि आप भाई कोई कंक्लूजन लिखो कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पी प्लांट के ऊपर क्रॉसेस किए थे, उसका क्या कंक्लूजन निकाला था मेंडल ने। तो जाहिर सी बात है, मेंडल ने यही कंक्लूजन निकाला था कि जब F1 जनरेशन में उसने 7 कैरेक्टर्स देखे थे पी प्लांट के, और उन 7 कैरेक्टर्स में उसने ये देखा, बार बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो F1 जनरेशन में उसके पास जो भी रेशियो आया, जो भी प्लांट्स आए, वो सारे एक जैसे थे और वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर के थे। ठीक है, सारे ही सारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे, चाहे उसका फिनोटिपिक रेशियो हो या उसका जीनोटिपिक रेशियो। फिर उन्होंने क्या कराई, इन्हीं प्लांट्स के साथ में सेल्फिंग करा ली। सेल्फिंग कराने के बाद में जब F2 जनरेशन देखा, तो F2 जनरेशन में उन्होंने ये देखा कि 3:1 का रेशियो आया, जिसमें से 3 हमारे पास में डोमिनेंट कैरेक्टर आए और 1 हमारे पास में प्योरली रिसेसिव कैरेक्टर आया। समझ में आया? ये था इनका फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है,
अब यही चीज उन्होंने कंक्लूजन में बताई है। अब आप एक बार आंसर राइटिंग देख लो कि किस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, ये रहा। Whenever Mendel carried out a cross between plant for a contrasting trait, he found that only one trait out of the two appears in the F1 generation. He concluded that the trait which is expressed in F1 is dominant, while the one which remain hidden is recessive. He also said that characters are controlled by the discrete unit called the factors which occurs in the pair. देखो आपको अगर समझ में आता है ना क्वेश्चन, तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में टू द पॉइंट आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 30 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन ऑल टुगेदर है अपने। अब ये 30 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल टू द पॉइंट छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, विलेजर्स इन द प्लेस नियर चेंबूर स्टार्टेड प्लानिंग। अच्छा, इसमें ये है कि एक विलेज है, ठीक है, वहां के जो लोग हैं, चेंबूर नाम की विलेज है, ठीक है, वहां के लोगों ने ये सोचा कि पावर क्रिएट करने के लिए, जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है वो अच्छे से हो जाए, उसके लिए उन्होंने काऊ डंग का इस्तेमाल करके, वो चाह रहे थे कि काऊ डंग का इस्तेमाल करके वो पावर की जनरेशन कर सके। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बायोगैस प्लांट उस पर्पस के लिए स्टार्ट किया। तो अब उसके लिए आपको ये पढ़ना है ये चार्ट, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है मेंशन द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। आप सबने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप सबको ये पता होना चाहिए कि बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। एक तो मीथेन होता है, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, दूसरा होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिफाई बी इन द फ्लो चार्ट। अब इसमें बी में क्या है, देखो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमारे काउडंग में प्रेजेंट होते हैं और ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ फर्मेंटिव माइक्रोब्स आके एक्ट करते हैं उसके ऊपर, और फिर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा हमारे पास में, जब ये फर्मेंटेटिव जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स अपनी कुछ एक्टिविटीज करेंगे और यहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। दैट एसिड इज कंसिडर्ड एज एसिटिक एसिड। दैट एसिड इज कंसिडर्ड एज एसिडिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखो मैं यहां लिख देती हूं एसिटिक एसिड, इट इज सी। ओके, ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज ए डिपिक्ट इन द गिवन फ्लो चार्ट। अब ये एसिटिक एसिड से बायोगैस बनाने का काम कौन करेगा, ये काम करेगा मिथेनोजेंस। ये काम करते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। अब उसके बाद में आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोगैस। नाउ हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन इजीली सी फ्रॉम हियर। ठीक है, आप एक बार देख लो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसकी रीडिंग लगा लो, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज हमारा सेक्शन ई, जो कि हमारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक डायग्राम। अब इसका क्या होता है, स्केचमैटिक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, सॉरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको वेल लेबल्ड और नीट डायग्राम बनाना है, जो कि मैंने आपके आंसर में लिख दिया, बना दिया है। और ये कहाँ का डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यू ट्राई ओनली एनसीईआरटी डायग्राम ओनली। आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स की ही प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें एक स्पर्मेटोजेनेसिस का भी डायग्राम होता है, रिप्रेजेंटेशन है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 डिफरेंसेस लिखने हैं, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इसमें हमारे 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि oogenesis में जब हम बात करते हैं तो ओनली 1 ओवम इज फॉर्म। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा इसका कि इसमें पोलर बॉडी फॉर्म होती है oogenesis में, और इसमें नो पोलर बॉडी इज फॉर्म इन दी स्पर्मेटोजेनेसिस। एक चीज और बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ सो डेट आपकी जो वीडियो की जो लेंथ है
वो छोटी हो। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप उसे उसकी स्पीड कम करके देख लें, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो वो उसकी स्पीड बढ़ा कर देख ले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब आपके हाथ में है क्योंकि यूट्यूब आपके हाथ में है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं ये इसका आंसर बता दूंगी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पहले आप क्वेश्चन देखें एक बार। When a seed of an orange is squeezed, many embryos instead of one are observed। देखो इसमें बोला है सीड ऑफ एन ऑरेंज, समझ में आया? सीड बोला है, आप फ्रूट को स्क्वीज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, क्वेश्चन के जज्बात को समझो, समझ में आया? उसके जज्बात ये कह रहे हैं क्वेश्चन के कि सीड को स्क्वीज करना है, ना कि फ्रूट को स्क्वीज करना है। ठीक है, देखो अब मैंने बनाया है आपके लिए ऑरेंज, जो कि रेड कलर का ऑरेंज है। ठीक है, कौन से कलर का ऑरेंज है? रेड कलर का ऑरेंज है। बट ऑरेंज कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, मेरी भावनाओं पे जाओ समझाने की। यहाँ पे हमारे पास सीड्स होते हैं, या फिर मैं इसको लेमन भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में? व्हेन अ सीड ऑफ ऑरेंज, यहाँ पे आप लेमन भी आ सकता है क्वेश्चन में, इज स्क्वीज्ड। अब यहाँ पे हम स्क्वीज तो इसको करते हैं ना, लेकिन ये थोड़ी करेंगे, हमें तो ये सीड निकालना है, ये सीड को स्क्वीज करेंगे। अंदर हमारे पास में छोटे 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 एम्ब्रियोज होते हैं। जनरली क्या होता है कि एक सीड है, वो एक सीड ग्रो कर जाएगा एक ही प्लांट में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑरेंज सीड की, जब हम बात करते हैं लेमन सीड की, जितने भी सिट्रस फ्रूट के जो सीड्स हैं उनके साथ ये कंडीशन होती है कि सीड को जब हम उसका डाइसेक्शन करते हैं और उसको जब हम ओपन अप करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज दिखते हैं। दैट मीन्स कि इस सीड को अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे पास एक ही सीड में से बहुत सारे प्लांट्स निकल आएंगे। ठीक है, अब एक आपको सीक्रेट बताती हूँ किसका? मैंगो प्लांट में, मैंगो में भी ये चीज होती है। जब मैंगो की हम बात करते हैं, जो मैंगो का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, सबको पता है? यस, दिस इज मैंगो। अब मैंगो के अंदर एक सीड होता है। अब देखो यहाँ पे बात फिर बता रही हूँ मैं, फ्रूट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीड की बात हो रही है। इस सीड के अंदर मैंगो के भी बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, जब एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं मोनो एम्ब्रियोनी। एक सीड के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं या फिर दो से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैंगो के साथ में ये कंडीशन होती है कि मैंगो दोनों ही तरीके से होता है। मैंगो मोनो एम्ब्रियोनी भी होता है और पॉली एम्ब्रियोनी भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये किस तरीके से, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये वाले सारे जेनेटिकल होते हैं या नहीं होते? आर दीज एम्ब्रियोज जेनेटिकली सिमिलर और डिफरेंट? तो यस, जाहिर सी बात है सिमिलर ही होंगे, बिकॉज वो एक ही प्लांट से आए हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं, फटाफट से इसको देख लो, ये मैं आपको बता चुकी थी ऑलरेडी। तो ये वाला इसका आंसर है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजीली आपको आंसर लिख सकते हो। जेनेटिकली सिमिलर और डिसिमिलर, आप इसका आंसर देख लो इसमें। ठीक है, अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फुली फंक्शनल एमआरएनए इन द यूकैरियोटिक सेल। इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली में ये एक ऐसा टॉपिक है आपके चैप्टर में से कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बाय डिफरेंट फॉर्म्स। आपको 2 मार्क्स अगर 5 मार्क्स में दे दिया अभी, तो अगर नेक्स्ट सैंपल पेपर में आप देखोगे तो 2 मार्क्स में मिल जाएगा, नेक्स्ट में देखोगे तो 3 में मिल जाएगा। तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और एक्चुअली में ये टॉपिक है कौन सा, फटाफट से देख लो एक बार। आप सबको पता है कि पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, डीएनए से क्या बनता है अपना, आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है अपना, प्रोटीन बनता है। यस और नो?
सबको पता है प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब डीएनए टू आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसी तरीके से आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। तो आपको जो प्रोसेस लिखना है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लिखना है। अब मैं पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट मैं, आप सबने पढ़ा हुआ है राइट, आप सबको पॉइंट्स में बता दूंगी कि किस तरीके से लिखने हैं इन दी आंसर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। अब देखो एमआरएनए सिंथेसिस तो हो रहा है, अब एमआरएनए जो सिंथेसिस है वो यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो आपसे ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इससे रिलेट करके प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पूछ लिया है कि किस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोट का डिफरेंट होता है यूकैरियोट से। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखा होगा कि प्रोकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो बहुत ही इजी होता है। उसके साथ साथ में जैसे एक तरफ तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और नेक्स्ट में ही धीरे धीरे आप देखोगे कि इधर से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है, नीचे ही अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लिंक्ड होते हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करें कि यूकैरियोट्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेसेस है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी वो जो एमआरएनए होता है वो फुल्ली प्रोसेस नहीं होता है, उसे प्रोसेसिंग करनी होती है किसमें, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि उसमें अपने एक्सॉन्स होते हैं, एंट्रॉन्स होते हैं, जो हमको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव करना होता है, फिर फंक्शनल पार्ट को अटैच करना होता है, फिर उसमें कैपिंग करनी होती है, फिर उसमें टेलिंग करनी होती है, फिर जाके हमारे पास फंक्शनल आरएनए आता है और उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वही चीज हमें इसमें लिखनी है, बट इन दी पॉइंट्स। आई विल लेट यू नो आपको किस तरीके से पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें कि एक तो फर्स्ट चीज देखो, यहाँ पे ये है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स इसके, 2.5 मार्क्स इसके। दैट मीन्स आपको इसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं इन दी डिफरेंस बिटवीन। वेरी वेरी क्लियर, आपको हाफ मार्क्स का 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको 2.5 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अब आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि बड़ा सिंपल सा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। टेक्निक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ABCDEF, अगेन 6 पार्ट्स हैं इसमें। तो आपको हाफ मार्क्स ईच पार्ट का आएगा, तो आपको 3 मार्क्स इसके हो जाते हैं और उसके बाद में अपने 2 मार्क्स इसके हो जाते हैं। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। तो बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर लिखना है आपको। जैसे कि आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, उसके बाद में कटिंग ऑफ डीएनए किसके कारण होता है, ये होता है अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग किससे होता है, एग्रोस जेल से होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू सी, अब ये क्या होता है, ये लोग आप मुझे, अभी मैं आपको आंसर तो बताने ही वाली हूँ जस्ट इसके कंप्लीट होते ही, बट जो बच्चा अभी इसको पढ़ रहा है विदाउट मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग फटाफट से कमेंट में इसका आंसर मुझे लिख के देंगे, ठीक है। डीएनए स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड, इट इज लेबल्ड डैश प्रोब, तो इसका आंसर होगा VNTR, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होगा आपका आंसर, इधर VNTR के बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय F का आंसर होगा ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन से मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसकी आंसर राइटिंग करनी है। ये आपका पूरा प्रोसेस है, आप चाहें तो ये ना लिख के 5 पॉइंट्स में इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपके लिए 8 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से एनी 5 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका ये वाला पार्ट आता है,
जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपको ये आलतू फालतू की चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखना है, एग्रोज जेल लिखना है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको। जिस बच्चे ने दे दिया है उसको वेरी वेरी गुड। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है सी का आंसर, मैंने बोला था लिखना है आपको। वीएनटीआर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी, आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। आपको ये वाली चीज लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है, एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड वेदर एन ई कोलाई बैक्टीरियम हैज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट when a recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene is transferred into it। सबसे पहले हमको जो इम्पोर्टेंट चीज है जानना ये है कि ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या है। अपना जो इकोलाई बैक्टीरियम जो ट्रांसफॉर्म्ड है उससे क्या मतलब है। देखो, अगर मैं देखूं आपको कि हमारे पास एक ये इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है, मेरे पास एक स्पीशीज यहाँ पे है। ठीक है, मुझे क्या करना है, और दोनों के पास ही अपना अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है, ये एक स्पीशीज बी है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, बट मैं ये चाहती हूँ कि इस स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स इस वाले बैक्टीरिया के अंदर आ जाएं। समझ में आया? तो वो मैं कैसे करूंगी, वो मैं करूंगी कि इस डीएनए को कट करूंगी, इस स्पीशीज के डीएनए को आई विल कट एंड आई विल जॉइन इट विद द डीएनए ऑफ ई कोलाई। तो क्या होगा, अब इसकी जो न्यू प्रोजेनी आएगी या फिर ये खुद अपने आप में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, ऐसा मैं मानती हूं। बट मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आएगा आपका सेलेक्टेबल मार्कर। जिस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज सेलेक्ट करने के लिए एक चीज अलग, जैसे रेडियो आइसोटोप होता है, उसका आइसोटोप अगर किसी सेम चीज में चला गया मान लो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही चीज आ रही है। जैसे हमने जेनेटिक मटेरियल को सर्च कर रहे थे, उस वक्त हमने ये वाला रेडियो आइसोटोप वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना। तो वही वाली चीज है यहाँ पे, एक सेलेक्टेबल मार्कर करके एक चीज होती है, एक जीन होता है, एक रेजिस्टेंट जीन होता है, उसी का ही जो काम होता है वो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके कि उसके अंदर हम वो चीज डाल देते हैं, और फिर हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। समझ में आया? तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर हमने क्या डाला, कौन सा रेजिस्टेंट जीन डाला, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। अब हमेशा होता है कि एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि कोई भी वायरस हो या जनरली कोई स्पीशीज हो, अगर हम उस, जैसे चलो ये वाला छोड़ो, ये एग्जांपल लो, अगर हम एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं होता है, यस और नो। लेकिन अगर हम मान लो हम जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी वही जीन जा रहा है, तो क्या होगा, वो उसके उस वाली जो एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। अगर वो रेजिस्टेंट हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंट होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो इजीली ग्रो कर जाएगा वहां पे। तो वही कंडीशन यहाँ पे है। तो मैं अभी आपको आंसर बता दूंगी किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, what does the ampicillin resistant genes act as in the above case। तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी आंसर दिखा देती हूँ इसका किस तरीके से लिखना है। उससे पहले फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सब लोग मुझे बताओगे, देखो इसमें क्या दिया है, इससे इससे क्वेश्चन आएगा आपके पास में अभी। ठीक है, जैसे 2 फार्म है हमारे पास में, एक फार्म में हमारे पास में बीटी कॉटन जो है वो ग्रो हो रही है। अब बीटी कॉटन एक क्रॉप है कॉटन की, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक कॉटन की क्रॉप ग्रो हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो बीटी कॉटन की क्रॉप है और कॉटन की क्रॉप है, 2 फार्म लैंड है, आपको मुझे ये बताना है
कि बीटी वर्ड क्यों आया है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे अब ये आपकी एक फील्ड दे दी है, फिर उसके बाद में ये पूरा एक एरिया दे दिया है कि ये दो फील्ड है, इस फील्ड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि दो क्रॉप दी गई है, डार्क ब्लैक आपको नॉन बीटी का दे दिया है और बीटी आपका ग्रे कलर दे दिया। एक की क्रॉप प्रोडक्टिविटी इतनी है, इसकी पेस्टिसाइड इतना है, और ये इमिग्रेशन नहीं है, ये है इरिगेशन, ये है इरिगेशन। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर। राइट योर इंटरप्रिटेशन विद रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द 3 पैरामीटर्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इन तीनों में, तो आपको इसका जो आंसर है वो 3 पॉइंट्स में देना है। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आप फर्स्ट आंसर दोगे क्रॉप प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। इसमें क्या दोगे आप कि जो बीटी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और नॉन बीटी की कम है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो बीटी क्रॉप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बीटी का, लेकिन मैं इसका बेसिक आपको बता देती हूँ कि ये जो क्रॉप है ये एक्चुअली में इसको हमने मैनिपुलेट किया है। इस एक जो बीटी क्रॉप है इसका जीन हमने मैनिपुलेट किया है, वो इस तरीके से कि इस वाले क्रॉप में पहले बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट आके इसको क्रॉप को खराब कर रहे थे, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो गई थी। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा जीन इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जिससे कि अगर कोई इंसेक्ट या पेस्ट इसको खाने की कोशिश करे या इसको खराब करने की कोशिश करे तो वो इंसेक्ट ही खुद ब खुद मर जाए। समझ में आया? तो इसमें बीटी क्रॉप का ये मतलब है, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्रॉप है। तो अब आपको इसका आंसर देना है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्यों हुई ज्यादा। दूसरी बात, आपको पेस्टिसाइड से लेके बी वाला आंसर आएगा आपका इसी का, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा आपका बी, पेस्टिसाइड रिलेटेड आपको आंसर देना है कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा क्यों यूज हुए और उसमें दूसरे में पेस्टिसाइड कम क्यों यूज हुए। थर्ड वाला आपको इरिगेशन, वाटर की क्वांटिटी किसमें ज्यादा चाहिए और वाटर की क्वांटिटी किसमें कम चाहिए। समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द क्रॉप वुड यू लाइक टू कल्टिवेट इन योर फार्म एंड वाई। जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं तो हम ये चाहते हैं कि जहां पे मेहनत कम हो और फायदा ज्यादा हो तो हम वो वाले क्रॉप को ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो बीटी क्रॉप है वो पेस्टिसाइड कम यूज हो रहा है और यहाँ पे नॉन वाला पेस्टिसाइड ज्यादा हो रहा है, और पेस्टिसाइड कम होने कम करने के बाद भी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ज्यादा है। तो हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे? बीटी कॉटन क्रॉप ग्रो करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच वन आउट ऑफ दीज 2 क्रॉप वुड अ फार्मर फ्रॉम वेस्ट बंगाल लाइक टू कल्टिवेट एंड वाई। अब देखो यहाँ पे आता है आपकी बेसिक नॉलेज कि वेस्ट बंगाल ऐसी जगह है जहां पे वाटर की स्कैर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर वाटर की स्कैर्सिटी नहीं है तो आप खुद ही अपने दिमाग से सोच लीजिए कि वो जो फार्मर है वो कौन सी क्रॉप ग्रो करना चाहेगा। जाहिर सी बात है वो बीटी क्रॉप ही ग्रो करेगा, क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी तो है नहीं, पेस्टिसाइड इसको कम यूज करने हैं यहाँ पे, उसके बाद में प्रोडक्शन उसका हाई होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू शो कि किस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने हैं। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सी हाउ कैन वी राइट डाउन द आंसर। ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इसको भी ले लो, और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर 1 हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट 2 डेज में आपको सैंपल पेपर 2 भी अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच।